हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके लिए सेट किए हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर अशोक स्तंभ का शीर्ष, पीपल का वृक्ष, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? ताड़ वृक्ष के सामने एक बाग। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1935 में की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आपकी 1935 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पे है इसका मुख्यालय? आपका मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में है। याद रखिएगा दोस्तों, मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय है आरबीआई का। आगे का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कौन सा ऐसे प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान आपका 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर नरसिम्हा राव। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो आपके इंदिरा गांधी हैं, उनके कार्यकाल में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका इंदिरा गांधी। क्या होगा इसका आंसर आपका? इंदिरा गांधी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था? 15 अप्रैल 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1969 में किया गया था। आगे का क्वेश्चन है आपका, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका कि विश्व विरासत संधि भारत ने किस वर्ष पर हस्ताक्षर किया था? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर 1960, 1965, 1970 या फिर 1976। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर होगा। विश्व विरासत संधि पर्यावरणीय स्थल के संरक्षण से संबंधित है। ये विश्व विरासत किस चीज़ से संबंधित है? आपका पर्यावरणीय स्थल संरक्षण से संबंधित है, जिस पर भारत ने अक्टूबर 1976 में हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? अक्टूबर 1976 में। याद रहेगा, विश्व विरासत किससे संबंधित है? विश्व विरासत संधि आपके पर्यावरणीय स्थल से संबंधित है, पर्यावरणीय स्थल के संरक्षण से संबंधित है। और यह कब लागू किया गया था? आपका अक्टूबर 1976 पे इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भूरा कोयला किसे कहा जाता है? निम्न में से भूरा कोयला किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर होगा, लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। लिग्नाइट को किस नाम से जाना जाता है? भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। किसी भी कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। ये भी याद रखिएगा कि किसी भी कोयले का जो गुणवत्ता है उसका निर्धारण हम किससे करते हैं? उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, किस कारण फिटकरी रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है? तो किस कारण फिटकरी है जो आपके रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती हैं? आपके पास ऑप्शन है एमल्सन, अपोहन, स्कंदन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, स्कंदन के इसका जो फिटकरी रक्तस्राव को रोकने में सहायक करती है स्कंदन के द्वारा। तो मामूली कट फट जाने के कारण जो रक्तस्राव होता है ना, उसको रोकने में हमारी फिटकरी प्रयोग करती है, जो स्कंदन के कारण ऐसा कर पाता है। किसके कारण कर पाता है? स्कंदन के कारण। याद रखिएगा, फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है? ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो आपके एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रासायनिक नाम वगैरह जो है आपके। तो हम आपको बता दें कि फिटकरी
डी जो है, फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है आपका? पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट। क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, सॉरी हाँ, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो है आपका फिटकरी का रासायनिक नाम है। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में, आने वाले सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में भी आप सहायता कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या कि रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो रेयॉन का निर्माण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, गैसोलीन, प्लास्टिक, पेट्रोलियम या सेल्यूलोज। तो हम आपको बता दें, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर होगा, सेल्यूलोज। क्या होगा आंसर आपका? सेल्यूलोज। रेयॉन को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। रेयॉन को किस नाम से जाना जाता है? आपके कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। ये सेल्यूलोज द्वारा रासायनिक क्रिया के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है ये आपका? सेल्यूलोज के द्वारा। रेयॉन पॉलीसैकेराइड का एक उदाहरण है। रेयॉन क्या है? एक आपका पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। ठीक है, आगे याद रहेगा। आगे हम एक चीज़ और आपको बता दें कि जितने भी जो आपके प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल के जो सेल वॉल बने हुए होते हैं वो भी किनके बने हुए होते हैं? सेल्यूलोज के। ठीक है, आगे देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि सार्वत्रिक रक्तदाता वाले लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, मतलब जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं आपके, वो कौन से ब्लड ग्रुप वाले होते हैं? तो इसका आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कि ओ जो आपका रुधिर वर्ग है, ए, बी या फिर ए बी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। हम सभी जानते हैं कि जितने भी ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है। एंटीजन, जिनमें एंटीजन होते हैं उनकी एब्सेंस होती है, क्या होती है? अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण इन्हें ओ ब्लड ग्रुप वाले को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वदाता। किसकी कमी रहती है इनमें? एंटीजन की। किनकी? एंटीजन्स की। जबकि जो आपके ए बी है ना, ए बी रक्त समूह वाले लोग, उनको हम सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ए बी ग्रुप वाले जो आपके रक्त वर्ग हैं, रुधिर वर्ग हैं, उनमें एंटीबॉडी का अभाव होता है। जो रुधिर वर्ग ओ में आपका एंटीजन का अभाव होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। और ए बी जो आपका रुधिर वर्ग है उसमें आपका एंटीबॉडी का अभाव होता है, इसलिए हम इसे सर्वग्राही कहते हैं। याद रखिएगा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 8, किस सिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है? तो हृदय में जो शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है कौन से सिरा के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है? तो इसका आंसर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर कि यकृत सिरा, महाशिरा, फुफ्फुस सिरा या फिर वक्रीय सिरा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। फुफ्फुस सिरा फेफड़ों से हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त का प्रवाह करते हैं। फेफड़ों से जो हृदय में शुद्ध रक्त जाता है, प्रवाह होता है, वो फुफ्फुस सिरा के द्वारा होता है। याद रखिएगा, जो फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आपके हृदय में एंटर करता है वो कौन सी सिरा के द्वारा? फुफ्फुस सिरा के द्वारा। आगे है क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्र में क्या होते हैं? तो गुणसूत्र जो है आपके क्रोमोसोम्स, उसमें क्या होते हैं? तो हम आपको बता दें कि पहले कि ह्यूमन बॉडी में जो आपके गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी होती है? 44। अगर हम पेयर की बात करें तो 23 पेयर हमारे गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है गुणसूत्रों में क्या होता है? तो गुणसूत्र जो है आपके क्या होते हैं? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, डीएनए तथा लिपिड, आरएनए तथा अमीनो एसिड, डीएनए तथा प्रोटीन या फिर आरएनए तथा शुगर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका डीएनए तथा प्रोटीन, ये पाए जाते हैं गुणसूत्रों में। गुणसूत्र सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं। याद रखिएगा। आगे है, जो सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करते हैं। हमारे जो आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं वो किसके द्वारा पहुंचते हैं? गुणसूत्रों के द्वारा पहुंचते हैं।
गुणसूत्रों का निर्माण मुख्यतः डीएनए तथा हिस्टोन नामक प्रोटीन द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा होता है गुणसूत्रों का निर्माण? आपके डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। किससे? हिस्टोन प्रोटीन। याद रखिएगा, डीएनए का निर्माण गुणसूत्रों का निर्माण जो आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से होता है, जो आपके आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में हेल्प करते हैं। आगे है आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा कि कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? तो कालाजार जो आपका रोग है वो कौन सा ऐसा जो है आपके किसके द्वारा संचारित होता है? तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर एनोफिलिस मक्खी, घरेलू मक्खी, सिकता मक्खी या फिर टेट्रिस मक्खी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। कालाजार जो है सिकता मक्खी, सैंडी फ्लाई जिसको कहते हैं, उसके द्वारा संचारित होता है। इस रोग का प्रभाव प्लीहा, लीवर, मेरुरज्जु इन सब पर पड़ता है। ठीक है, तो आज के साथ ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और इसका आंसर आपको हमारे साथ साथ आपको भी याद हो गया होगा।